कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 3 शुरू करते हैं। अध्याय 3 घातांक एक्सपोनेंट। घातांक क्या है, इसे समझने के लिए आइए हम कुछ संख्याओं का अवलोकन करते हैं। देखिए यहाँ पर है, आसानी से इस संख्या को आप पढ़ सकते हैं। ये है 100, 100। इसको पढ़िए 1000। आइए इसको पढ़ के देखते हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है। हमें क्या हो सकता है, गिनना पड़ सकता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। तो ये 1,00,000 है, हमने पढ़ लिया। इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। ये 10,00,000 हो गया, इसको भी हमने पढ़ लिया। आइए इसको पढ़ने का प्रयास करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। ये 10 करोड़ है। कहने का आशय यह है कि प्रारंभ में संख्याएं छोटी थी, हम देखते ही इसको बता पाने की स्थिति में है कि ये संख्या क्या है। ये जैसे 100 है, 1000 है। जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती जा रही है, तो हम क्या पाते हैं कि इन्हें पढ़ने, समझने, लिखने एवं इनका तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई बढ़ती जा रही है। ठीक है। और यदि मान लीजिए संख्याएं और अगर बढ़ती जाए तो क्या होगा, तो तब तो हमारे सामने बहुत ही असुविधाजनक स्थिति भी हो सकती है। समय भी लग सकता है, कई बार संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, असुविधा से बचने के लिए हम घातांक एक्सपोनेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब आता है कि घातांक क्या है। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण की मदद से घातांक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5। मान लीजिए 5 को 5 से बार बार जोड़ा जा रहा है। देखिए कितने बार जोड़ा गया, 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा गया। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके, अगर हम ऐसे लिख दें, 5 कितने बार आ रहा है, 6 बार, तो 6 गुणित 5 कर देते हैं। ठीक है। मतलब 5 का कितने बार गुणा हो रहा है, मतलब 6 से गुणा हो रहा है, यानी 5 6 बार आपस में 5 5 5 जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वही मान 6 का 5 से गुणा करने पर आ जाएगा। 6 पंचे 30, देखिए 30 आ गया। यहाँ भी देखिए 5 धन 5 10, 10 धन 5 15, 15 धन 5 20, 20 धन 5 25, 25 धन 5 30। देखिए यहाँ भी 30 आ रहा है। अब आप बताइए कि ये स्थिति हमारे लिए सुविधाजनक है, लिखना और लिखने और पढ़ने की दृष्टि से, कि ये स्थिति हमारे लिए सुविधाजनक है। तो हम पाते हैं कि यह जो तरीका है, यह जो विधि है, वह हमारे समझने के लिए, लिखने के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए हम 5 का आपस में गुणा करते जाएं, ऐसे गुणा कर दे रहे हैं। देखिए कितने बार हो गया गुणा, 5 का 5 से बार बार गुणा हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस स्थिति में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए हम 5 को ऐसे लिख दिए और कितने बार गुणा हो रहा है, 6 बार, तो 6 को इसके ऊपर इस प्रकार लिख दिए। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यही पर ध्यान देना है कि
किसी एक संख्या का स्वयं से बार बार गुणा किया जाए तो जितने बार गुणा किया जा रहा है उस संख्या को 5 के ऊपर लिख करके व्यक्त हम कर सकते हैं। तो यह जो संख्या को व्यक्त करने का जो तरीका है, इसी तरीके को हम कहते हैं घातांक रूप में किसी संख्या को व्यक्त करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम लिखते हैं 5 और ऊपर में इस प्रकार संख्या छोटी, इसको छोटे रूप में लिखते हैं, आइए, तो यहाँ पर ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार, या इसको कह सकते हैं बेस। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में जो संख्या लिखी जाती है वो कहलाता है घातांक या घात या पावर या शक्ति या एक्सपोनेंट। इन विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिए, आधार को बड़े अक्षर थोड़ा सा बड़े रूप में लिखा जाता है और जो घातांक होता है वो छोटे रूप में ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हमको विशेष ध्यान में रखना है। और इसको पढ़ते कैसे हैं वो देखिए। इसको पढ़ने का तरीका ध्यान दीजिए। 5 का घातांक 6, क्या पढ़ेंगे इसको? 5 का घातांक 6 या 5 का घात 6, या फिर इसको पढ़ेंगे 5 रेज़्ड टू द पावर 6, 5 रेज़्ड टू द पावर 6, या फिर इसको और पढ़ सकते हैं 6 पावर ऑफ 5, 6 पावर ऑफ 5, ऐसा भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी संख्या को घातांक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, घातांक क्या है वो आपने देखा। अब इन संख्याओं को भी हम चाहें तो घातांक रूप में व्यक्त करके आसानी से पढ़ सकेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इसको व्यक्त करना चाहें तो ये 100 है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये 10 गुणित 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। संख्या 10 2 बार आ रहा है तो उस संख्या को आधार लिख देते हैं और उसके ऊपर जितने बार वो आ रहा है गुणा के रूप में उसको ऊपर में छोटे रूप में लिख देते हैं, तो वो उसका घातांक हो गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। 1000, इसको लिख सकते हैं हम 10 गुणित 10 गुणित 10। किसका गुणा हो रहा है? 10 का 10 से, तो हम यहाँ पर 10 को आधार मानेंगे। कितने बार हो रहा है 10 से गुणा? तो 3 बार, तो 3 को यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 10 आधार हो गया और ये 3 क्या हो गया? घातांक हो गया। इस प्रकार ये घातांक हो गया। ठीक है, आइए और भी देखते हैं इनको। इसको देख लीजिए, कितने बार शून्य है? 1 2 3 4 5, तो इसको 5 बार ऐसे लिख सकते हैं जी, ऐसे हो गया 5 बार। तो 10 का गुणा हम 10 से कर रहे हैं, कितने बार? 5 बार, तो इसलिए 10 को हमको आधार मानना होगा। अब कितने टाइम से हो रहा है गुणा? 5 टाइम। 1 2 3 4 5, तो 5 को यहाँ लिखेंगे घातांक रूप में, तो आधार 10 हो गया, घात 5 हो गया। इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है, यानी यहाँ पर 10 का 6 बार गुणा हुआ है जी। देखिए हो गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 को आधार मानेंगे और 6 जो आ रहा है वो घातांक आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी संख्या को घातांक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 125 को घातांक रूप में व्यक्त कीजिए ऐसे। ये हमारे पास एक प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले जिस संख्या को घातांक रूप में व्यक्त करना होता है उस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं ऐसे। आइए देखते हैं। तो तरीका आप लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं। इकाई में 5 है, मतलब ये 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर से इकाई में 5 है तो 5 से ही भाग जाएगा, 5 पंचे 25, ये 1 बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए 125 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5। तो 125 को हमको इस प्रकार से 5 गुणित 5 गुणित 5 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसे और कैसे करेंगे, किसका गुणा कर रहे हैं, 5 का। तो 5 को हम यहाँ आधार मानेंगे। कितने बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार, 1 2 3, यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर आधार क्या हो गया, 5 हो गया, और घातांक क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 125 का घातांक रूप या घातीय संकेतन 5 का घात 3 प्राप्त होता है। इसका अर्थ आप समझ गए कि 125 का घातीय संकेतन 5 का घात 3 है, या कहें 5 का घात 3, या है ना 5 का घात 3। इसका क्या अर्थ है कि यह जो है 125 का घातीय संकेतन यानी सरल रूप, संक्षिप्त रूप को व्यक्त करता है। ये संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ और उदाहरण लेकर के हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऋण 3 का घात 2 का मान ज्ञात कीजिए ऐसे। क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ऋण 3 का घात 2 है। देखिए एक चीज को आपको ध्यान देना होगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अगर ऐसा है और एक तरफ प्रश्न है ऋण 3 का घात 2, दोनों में फर्क है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं दोनों को हल करके बता रहा हूँ। देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे, तो इसको आप हल करेंगे ऋण 1 गुणित 3 का घात 2। ऋण 1 का ऋण 1 ही हो गया, 3 का घात 2 अर्थात 3 गुणा 3, तो 3 तिया क्या हो गया, 9, और ये क्या हो जाएगा, 9 1 काम 9, ऋण 9 हो गया। आइए इसको हल करते हैं। ये ऋण 3 का 2 घात है, तो ऋण 3 गुणा ऋण 3, तो ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, और 3 तिया 9 ऐसे। देखिए फर्क महसूस हुआ होगा, दिख रहा है ये। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और अगर घात इस रूप में दिया है तो इसका अर्थ ये होगा, लेकिन अगर कोष्टक लग दिया पूरे का घात बोलेंगे तब फिर उसका अर्थ ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण 3 पूरे का घात 2 है, तो यहाँ पर अर्थ निकला ऋण 3 का गुणा 2 बार करेंगे ऐसे। तो ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, और 3 तिया और 9। ध्यान दीजिए, किसी ऋणात्मक संख्या का अगर हमको घात सम संख्या अगर है, ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या, सम बार आ रहा है घात, तो उसका जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, इसी को और देख लेते हैं। यदि मान लो ऋण 3, अगला क्वेश्चन में ले लेते हैं इसको। ऋण 3 का घात मान लीजिए 3 है, का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा, देखिए
ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3, ऐसे 3 बार लिखेंगे। आइए गुणा करते हैं इन दोनों को। पहले ऋण और ऋण का गुणा, धन हो गया 3 तिया 9, धन 9 गुणित, अब ये ऋण 3 का गुणा, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 9 तिया 27। इस प्रकार से क्या अर्थ निकलता है, ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम बार है, विषम संख्या है, तो जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक ही होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या है, यहाँ घातांक छोटा है तब तो हम गुणा करके लिख दिए, कई बार क्या रहता है बहुत बड़ी संख्या रहती है घातांक के रूप में, तो फिर कैसे करेंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताना और चाहूंगा। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण है ऋण 51, ठीक है, यहाँ पर है ऋण 1 का घात है मान लीजिए 51, तो कैसे करेंगे आप, ऋण 1 गुणित ऋण 1 ऋण ऐसे लिखते जाएंगे तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा, असुविधाजनक स्थिति है ये। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर देखिए 51 क्या है, सम है या विषम, तो विषम है, और चिन्ह क्या है ऋण 1 का घात, यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर गुणनफल ऋणात्मक होगा, और 1 का गुणा आप 1 से कितने बार भी करेंगे तो क्या मिलता है 1। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया तुरंत। मान लीजिए आप इसको एक और रोज में लेते हैं कि ऋण 1 का घात मान लीजिए 50 है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए घातांक जो है सम बार है, सम है, और ऋण 1 का घात क्या है 50 है जो कि सम है, तो सम घात होने के कारण ये धनात्मक आएगा गुणनफल, और 1 गुणा 1 से तो करेंगे तो क्या आएगा 1। इस प्रकार ये हो गया जी। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण के द्वारा हमने घातांक को समझने का प्रयास किया कि घातांक का उपयोग क्या है, क्यों हम पढ़ें। आइए अब हम घातांक के नियम को देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। ध्यान दीजिए, यदि a कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और m व n कोई पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर कुछ घातांक के नियम यहाँ पर प्राप्त किए हैं, उसको ध्यान से देखिए। यदि दो संख्याओं का गुणा किया जाए, यदि दो संख्याओं का गुणा किया जाए जिनका आधार देखिए दोनों समान है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार, तो ऐसी दो संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो आधार के देखिए दोनों आधार के बदले एक बार आधार लिख देते हैं और दोनों का घात जुड़ जाता है। यहाँ भी देखिए a का घात m भागित a का घात n है, ठीक है, तो यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो आधार एक बार लिख देंगे a, और पहले वाले घात में से दूसरे वाले घात को घटा दिया जाता है, तो भाग है तो यहाँ पर घट जाएगा घातांक। ध्यान दीजिए यहाँ पर a का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा, यदि किसी संख्या वास्तविक संख्या a का घात अगर m है और उस पूरे का भी घात अगर n है, यानी घात का घात है, तो ऐसी स्थिति में देखिए आधार को एक बार लिख दिया जाता है और दोनों घात का आपस में गुणा कर देते हैं। आइए यहाँ देखते हैं चौथा नियम में, यदि दो वास्तविक संख्या है a और b और पूरे का घात अगर m है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। a का घात m होगा और गुणित b का घात m होगा। ठीक है, a और b के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब उसको गुणा का चिन्ह मानना है बीच में। आइए पांचवा नियम देखते हैं, a बटा b पूरे का घात m। यदि पूरे का घात m है तब हम इसको क्या करेंगे, a का घात m लिखेंगे और भागित b का घात m, ऐसे अलग अलग घात उसमें लग जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि b का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता तथा प्रत्येक a और b वास्तविक संख्या है, यानी a और b की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आइए नियम छठवां देखते हैं, a का घात शून्य बराबर 1, अर्थात किसी वास्तविक संख्या का घातांक अगर शून्य हो जाए तो उसका मान हम 1 लिख सकते हैं।
नियम 7 देखिए, यदि किसी वास्तविक संख्या का घात अगर 1 लिखा है तो 1 लिखा है तो उसको हम उस वास्तविक संख्या के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं, घात को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आइए 8वां नियम देखते हैं, यदि 1 घात ऋण m बराबर 1/1 घात धन m हो जाता है, अर्थात यदि किसी वास्तविक संख्या का घात ऋणात्मक है तो हमें क्या करना होगा, उसको अंश को हर और हर को अंश बदल देंगे और घात जो है धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ नियमों को हमने देखा है। अब प्रत्येक नियमों को मैं एक एक उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यदि a बराबर हम मान लेते हैं कोई भी एक वास्तविक संख्या मान लीजिए, क्या मान लेते हैं 10, ठीक है। m बराबर मान लेते हैं 3, n बराबर मान लेते हैं 2, ठीक है। और b को भी मान लीजिए, कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए b का मान है 5, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए उसको। तो पहला नियम, इसको देखिए, यदि 1 घात m गुणित 1 घात n है तो इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। आइए इससे संबंधित एक सवाल देखते हैं, 10 का घात 3 गुणित 10 का घात 2, ठीक है। इन मानों को हम रख के देखते हैं। जब इनका गुणा किया जाएगा तो देखिए ध्यान से, दोनों आधार a है, यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ पर m की जगह 3 है, n की जगह 2 है, तो यहाँ इस रूप में हो जाएगा ऐसे। यहाँ लिख देंगे 3 धन 2 बराबर 10 का घात 3 और 2 5, ऐसे हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहें तो अगर घातांक रूप में व्यक्त करने के लिए इसको कहा जाता है तब तो ये हो गया। अगर इसको सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए कहा जाता है, तो आप 10 का गुणा 10 से 5 बार कीजिए, 10 गुणित 10 गुणित 10 ऐसे करके, और जो गुणनफल आता है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा नियम, 1 घात m भागित 1 घात n अगर है तो इसको हमको क्या करना होगा, आधार को एक बार लिख देते हैं और इस प्रकार से घात, पहले घात में से दूसरे घात को घटा देते हैं। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखें, 10 का घात 3 भागित 10 का घात 2, ऐसे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आधार 10 को एक बार लिख देंगे और पहले घात में दूसरे घात को घटा देंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा 10 का घात 1। अब चूंकि यहाँ भी आप देखे हैं किसी वास्तविक संख्या का अगर घात 1 है तो हमको घात 1 को नहीं लिखना रहता, उसी वास्तविक संख्या को लिख देना रहता है, इस प्रकार 10। आइए तीसरा सूत्र, इसमें नियम देखते हैं, 1 घात m है और पूरे का घात अगर n है तो दोनों घात का आपस में गुणा इस प्रकार कर दिया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके लिए भी उदाहरण देखते हैं। तो ये 10 का घात हो गया कितना 3 और ये पूरे का घात कितना है 2। तो ऐसी स्थिति में दोनों घात का आपस में गुणा हो जाएगा इस सूत्र से। तो इसको आप लिखिए 10 का घात 3 दूनी 6, तो इस प्रकार ये बन गया। आइए सूत्र या नियम 4 को देखते हैं। नियम 4 क्या कहता है, देखिए नियम 4, ए बी पूरे का घात m अगर है तो a का घात m हो जाएगा गुणित b का घात m हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि a को हम 10 माने हैं और b को 5, इस प्रकार लिख लीजिए, और n को क्या माने हैं 3, ऐसे। तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो 10 का घात 3 हो जाएगा और 5 का घात 3, ऐसे। अगर प्रश्न इस रूप में है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर प्रश्न इस रूप में है, आधार अलग अलग है किंतु घातांक समान है, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नियम 5 को देखिए, a बटा b पूरे का घात m है, तो ये a का घात m हो जाएगा और b का घात m, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से इसको भी लें।
तो 10/5, a का मान है 10, b का मान है 5 और m का मान है 3। इसे कैसे लिखेंगे देखिए, तो 10 का घात 3 हो जाएगा और 5 का घात 3 ऐसे। ठीक है, तो अगर प्रश्न इस रूप में है तो उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, या अगर इस रूप में है तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। दोनों का देखिए, अंश का भी घात 3 है, हर का भी घात 3 है, तो अंश और हर को लिख देंगे परिमेय संख्या के रूप में और पूरे को घात में ऐसे 3 घात में लगा देंगे। ठीक है, आइए छठा सूत्र देखते हैं। छठा सूत्र है a का घात 0 बराबर 1। देखिए, कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तो a का मान लिया है ना 10 है, तो अगर 10 का घात 0 हो जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। और भी दूसरा संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास है 525, इसका घात अगर 0 है तो भी हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई संख्या मान लीजिए x का घात 0 है, तो इसको भी हम क्या लेते हैं, 1 ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप सवाल हल कर सकते हैं, इन सूत्रों की सहायता से, नियमों की सहायता से आसान हो जाएगा। आइए सातवां सूत्र देखते हैं। तो इसके लिए तो पता है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। कोई भी संख्या जैसे है तो 10 का घात 1 अगर है तो उसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए सूत्र 8वां देखते हैं। a का घात ऋण m अगर है तो ये हो जाएगा 1/a का घात धन m, या इसको कह सकते हैं अगर a का घात m है तो ये 1/a का घात ऋण m हो जाएगा। ऐसे उदाहरण देख लेते हैं जी। a का मान है 10 और m का मान है ऋण 3। ऐसे अगर इस प्रकार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का घात धन 3 ऐसे। या फिर अगर प्रश्न इस रूप में है 10 का घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का घात ऋण 3। तो आपको स्थिति देखना है, इस प्रकार अगर घात ऋणात्मक में है तो उसको धनात्मक में बदल लेना है, या अगर इस प्रकार आपको अगर लगता है कि घात ऋणात्मक में दिया है इस प्रकार से तो उसको ऐसे आप धनात्मक में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगातार इन घातांक नियमों को लिख करके देखना होगा कॉपी में और उसको याद करना होगा। उसका अभ्यास इस प्रकार कीजिए कि सवाल अगर हमारे सामने आता है तो हमको तुरंत पता चल जाए कि ये जो सवाल है किस सूत्र से बन सकता है, किस घातांक नियम से बन सकता है। ठीक है, तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। शेष सवाल अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।